हेलो बच्चों, अर्जुन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 11 बायोलॉजी का सेकंड पार्ट लेकर आया। पार्ट फर्स्ट में हमने बायोलॉजी की कुछ बेसिक जानकारियां, बायोलॉजी की परिभाषाएं और बायोलॉजी को बायोलॉजी क्यों कहा जाता है और बायोलॉजी की शाखाएं, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जीव क्या होते हैं, क्योंकि जीव विज्ञान में हम जीवों का अध्ययन ही करते हैं, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। और मैंने बताया था कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और जीव विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। प्राणी विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम प्राणियों का अध्ययन करते हैं। प्राणी विज्ञान को अंग्रेजी में जूलॉजी भी कहते हैं और प्राणी विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही है। जीव विज्ञान की दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम सभी प्रकार की वनस्पति और पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस, जिसको बॉटनी भी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में बॉटनी भी कहते हैं। तो जीवों के अध्ययन को ही जीव विज्ञान कहते हैं। अब सवाल उठता है कि जीव क्या होते हैं और सजीव क्या होते हैं। सजीव यानी कि जीव क्या होते हैं, जिनके बारे में हम जीव विज्ञान में अध्ययन करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि जीव क्या होते हैं और सजीवों के लक्षण क्या हैं जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करते हैं। मैंने यहां पर कुछ सजीवों के लक्षण और जीव की परिभाषा पहले से ही लिखी हुई है, क्योंकि वीडियो बनाते समय लिखने पर थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है और वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने यहां पर पहले ही सजीव की परिभाषा लिखी है। तो हम बात करते हैं जीव जगत, अध्याय पहला और भाग 2। भाग 1 मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपने अभी तक भाग 1 नहीं देखा तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भाग 1 को देख सकते हैं। उसके बाद ही भाग 2 देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि जीव क्या होते हैं। देखिए, जीव क्या होता है। जीव कोशिका या कोशिकाओं का बना वह संगठन है। जीव कोशिका या कोशिकाओं का बना वह संगठन है जिसमें वृद्धि और विकास होता है। जिसमें क्या होता है? वृद्धि होती है। आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव वृद्धि करता है और वृद्धि के द्वारा अपनी शारीरिक संरचना और संख्या में वृद्धि करता है। उसके द्वारा शारीरिक संरचना के भार में वृद्धि होती है और संख्या में भी वृद्धि होती है, तथा जिसमें उपापचय क्रिया द्वारा साम्य अवस्था बनी रहती है और जिनमें अपने जैसे ही प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है, जीव कहलाते हैं। ये जीव की परिभाषा बहुत ही सटीक है और आसान है। क्या सीखा हमने कि जीव कोशिका या कोशिकाओं का बना संगठन है। आप जानते हो कि प्रत्येक जीव की शारीरिक संरचना कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, क्योंकि कोशिका जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है जिसमें वृद्धि और विकास होता है। और प्रत्येक जीव समय के साथ साथ
वृद्धि करता है, विकास करता है तथा जिसमें उपापचय क्रिया द्वारा साम्य अवस्था बनी रहती है और जिनमें अपने जैसे ही प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है, जीव कहलाते हैं। अपने ही जैसे प्रतिरूप बनाने का मतलब यह है कि जीव प्रजनन के द्वारा अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करता है, जिससे कि जीव की जाति या उसके वंश की निरंतरता प्रकृति में लगातार बनी रहे। तो हमने ये जीव की परिभाषा देखी, आप इसको नोट कर सकते हैं और याद कर लीजिए। अब हम चर्चा करेंगे सजीवों के लक्षण। सजीवों में ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो कि सजीवों को निर्जीव से अलग करते हैं। तो मेरे यहां पर कुल सजीवों के 10 लक्षण लिखे और मैं इन 10 ही लक्षण के बारे में डिस्कस करूंगा। एक एक लक्षण को हम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही आसान विधि से समझेंगे। आप निश्चिंत रहे, बस आपका ध्यान वीडियो पर रहे और समझने का प्रयास करते रहे। पहले लक्षण की मैं बात करूं तो पहला लक्षण है वृद्धि। जी हां, यह सजीवों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसमें प्रत्येक सजीव या जीव वृद्धि करता है, विकास करता है। अब जीवों में वृद्धि आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की वृद्धि होती है, जिसमें जीव अपनी शारीरिक संरचना के भार में वृद्धि करता है, आकार में वृद्धि करता है, आकृति में वृद्धि करता है और संख्या में वृद्धि करता है। तो ये वृद्धि सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है जो केवल सजीवों में पाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि सर वृद्धि निर्जीवों में भी होती है क्या? तो बिल्कुल वृद्धि निर्जीवों में भी होती है, लेकिन निर्जीवों में होने वाली वृद्धि बाहरी सतह पर होती है और जिसके कारण निर्जीव पदार्थ की बाहरी सतह पर अन्य पदार्थ के जमा हो जाने के कारण निर्जीव पदार्थ की सतह का भार बढ़ जाता है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जैसे कि आपने पहाड़ों को देखा होगा, पहाड़ धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, उनका क्षेत्रफल बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि हवा, मिट्टी और तूफानों के कारण पहाड़ों पर अन्य स्थानों से मिट्टी और धूल के कण आकर जमा हो जाते हैं, जिसके कारण उसका ऊपरी क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ऐसे तूतिए के टीले जो देखे होंगे, लकड़ी जो पानी में डालने पर फूल जाती है, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, उसके आकार में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से वृद्धि निर्जीवों का भी गुण है और सजीवों का भी गुण है। इसीलिए यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि यह लक्षण निर्जीवों में भी पाया जाता है। अब वृद्धि एक कोश की जीव, कुछ एक कोश की जीव और जंतुओं में एक निश्चित समय तक होती है, जबकि पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है। दूसरा लक्षण है उत्तेजनशीलता तथा अनुकूलनता। उत्तेजनशीलता क्या होती है? प्रत्येक जीव बाह्य वातावरण के प्रति अपनी शारीरिक संरचना में कुछ परिवर्तन कर लेता है और वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेता है। इसी को बोलते हैं उत्तेजनशीलता तथा अनुकूलनशीलता। मतलब अपने शरीर में कुछ वातावरण के प्रति ऐसी उत्तेजनाएं उत्पन्न होती हैं, उन उत्तेजनाओं के कारण जीव अपने शरीर को वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर लेता है। जैसे कि उदाहरण के लिए जब ठंड गिरती है तो हमारा शरीर उस वातावरण के लिए तैयार हो जाता है। हम ठंड से बचने के लिए, ठंड से बचाव करने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं या गर्म स्थानों पर रहते हैं, अलाव लगाते हैं और अपने शरीर को उस वातावरण के अनुसार मेंटेन करते हैं।
जबकि गर्मी में हमें गर्म कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। गर्मी में वातावरण चेंज हो रहा है, मतलब वातावरण का टेम्परेचर बदल रहा है, उसी के कारण हम हल्के कपड़े पहनते हैं और ठंडे वातावरण में रहते हैं। तो इसी प्रकार से प्रत्येक जो जीव होता है वो वातावरण के अनुसार, वातावरण परिवर्तन के कारण अपने शरीर में होने वाली उत्तेजनाओं के प्रति अपने शारीरिक संरचना को या अपने आप को वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर लेता है या बदल जाता है। इसी क्रिया को कहते हैं अनुकूलनता। और उत्तेजनशीलता का एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जैसे ही हमारे पैर में कांटा चुभा तो हम क्या करेंगे, तुरंत पैर को हटाएंगे। जैसे कांटा चुभा तो हमें उस चीज का एहसास हो जाएगा, हमारे मस्तिष्क को उसकी सूचना जाएगी और हमारा शरीर उत्तेजित हो जाएगा और हम उसके प्रति प्रतिक्रिया करेंगे और तुरंत पैर को हटाएंगे। ऐसे जैसे शरीर के किसी हिस्से से गर्म चीज छू जाने पर हमारे शरीर में उसकी गर्मी का एहसास होता है और हम तुरंत वहां से हमारे शरीर के अंगों को हटा लेते हैं। तो इसको बोलते हैं उत्तेजनशीलता तथा अनुकूलनता। अब शारीरिक संगठन की मैं बात करूं, तीसरा लक्षण है सजीवों का। सजीवों का तीसरा लक्षण है शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना में क्या होता है कि सभी जीवों का जो शरीर रहता है वो एक कोशिकी तथा बहुकोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बहुकोशिका से मिलकर बना होता है। एक कोशिकी तथा बहुकोशिका से मिलकर बना होता है। और कोशिका क्या होती है? कोशिका जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। जो जीव होते हैं, जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और जीवों के द्वारा जो भी कार्य संपन्न किए जाते हैं उनके लिए कोशिका उत्तरदायी होती है। अब ये कोशिका क्या करती है? कोशिका अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कोशिका जिम्मेदार होती है। कोशिका समूह में एकत्रित होकर ऊतक बनाती है और ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। कई सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र से शरीर बनता है। इस प्रकार कोशिका जीवों की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। किसी जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। ये एक कोशिकीय जीव है जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है और ये सूक्ष्म जीव होते हैं। जबकि बहुकोशिकीय जीव जिसमें जंतु और पेड़ पौधे आते हैं, सभी जंतु और पेड़ पौधे, कुछ एक कोशिकीय पेड़ पौधे भी होते हैं और जंतु भी होते हैं, लेकिन अधिकतर जो जंतु और पेड़ पौधे होते हैं उनका शरीर बहुकोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो शारीरिक संगठन में हमने समझा कि जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं और ऊतक अंग बनाते हैं। अंग से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से जीवों का शरीर बनता है। चौथा लक्षण है जीवों का प्रजनन, रिप्रोडक्शन। ये जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। प्रजनन जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। सभी जीव अपने ही समान नई संतति या नई संतान उत्पन्न करने के लिए अपनी जाति के किसी दूसरे जीव के साथ प्रजनन करते हैं और
अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। प्रजनन का गुण केवल सजीवों में ही पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। और प्रजनन दो प्रकार का होता है। प्रजनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। और लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? लैंगिक प्रजनन में दो विपरीत लिंग नर एवं मादा आपस में निषेचन के द्वारा एक भ्रूण का निर्माण करते हैं और भ्रूण से शिशु का निर्माण होता है और वही शिशु बड़ा होकर प्रजनन करता है और प्रजनन के द्वारा फिर वो एक नई संतान उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से प्रकृति में जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रजनन जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है, जिसके द्वारा प्रकृति में जीवों की निरंतरता बनी रहती है। यदि आप सोचिए कि प्रजनन नहीं होता, प्रजनन की क्रिया जीवों में अगर नहीं पाई जाती तो क्या होता? बिल्कुल जीवों का विकास नहीं होता और जीवों की संख्या भी नहीं बढ़ती और धीरे धीरे प्रकृति से जीवों का विनाश हो जाता, क्योंकि जो पुराने जीव हैं वो समय के साथ साथ नष्ट हो जाते और नए जीव उत्पन्न नहीं होते। तो इस प्रकार से प्रकृति में जीवों की निरंतरता खत्म हो जाती और जीव आगे विकास नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से प्रजनन जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अगला लक्षण है सजीवों का पोषण। पोषण क्या होता है? सभी जो जीव होते हैं वो अपने दैनिक कार्य करने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जीवों को ऊर्जा कैसे मिलती है? तो जीवों को ऊर्जा मिलती है भोजन के द्वारा। जीव अपनी दैनिक कार्यों को करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा जीवों को भोजन के द्वारा मिलती है और सभी जीव ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं और अपने कार्यों का संचालन करते हैं। तो इसी को बोलते हैं पोषण। और ये भी जीवों का एक अनिवार्य और विशिष्ट लक्षण है जो निर्जीवों में नहीं पाया जाता है, केवल सजीवों में ही पाया जाता है। प्रजनन भी केवल सजीवों का ही लक्षण है, इसलिए ये भी एक विशिष्ट लक्षण है। और शारीरिक संगठन ये भी एक सजीवों का एक लक्षण है, विशिष्ट लक्षण। जबकि वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि वृद्धि निर्जीवों में भी होती है। निर्जीवों की बाहरी सतह पर वृद्धि होती है, जबकि सजीवों की बाहरी सतह और आंतरिक सतह दोनों पर वृद्धि होती है। अब पोषण अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का पोषण होता है। कुछ उच्च वर्गीय पौधे जो स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, जबकि मनुष्य विषमपोषी होते हैं। मनुष्य स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करते हैं। जानवर जो होते हैं वो भोजन का निर्माण नहीं करते हैं, वो परपोषी होते हैं या विषमपोषी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव या एक कोशिकीय जीव ऐसे भी होते हैं जो मृतोपजीवी होते हैं, सहजीवी होते हैं, कीटभक्षी होते हैं जो कीड़े मकोड़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार पोषण सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है जो केवल सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। अब आता है छठा लक्षण है श्वसन। श्वसन में क्या होता है? जो जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन करता है, उस भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है और बाह्य वातावरण से सभी जीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं
और भोजन का ऑक्सीकरण करते हैं और उसके द्वारा जीवों को ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा को जीव अपने दैनिक कार्यों में खर्च करता है, शारीरिक वृद्धि में खर्च करता है और कोशिकीय वृद्धि में खर्च करता है। तो इस प्रकार श्वसन भी जीवों का एक विशिष्ट लक्षण है जो केवल सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। उसके बाद आती है गति। गति ये भी एक सजीवों का लक्षण है, लेकिन कुछ निर्जीवों में भी गति के लक्षण पाए जाते हैं। गति के कारण जो जीव होते हैं उनमें अंग पाए जाते हैं और उन अंगों के द्वारा जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। अब जीव या तो प्रजनन की तलाश में जाता है या भोजन की तलाश में जाता है। इन सभी कार्यों के लिए जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसको गति कहते हैं। पेड़ पौधों में गति स्थिर होती है, जबकि कुछ निम्न श्रेणी के पेड़ पौधों में गति पाई जाती है और बड़े पेड़ पौधों में गति नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है वो जमीन के अंदर धसी रहती है और जमीन में जो मिट्टी के कण होते हैं पेड़ पौधों को स्थिर रखते हैं, उनकी जड़ों को बांध कर रखते हैं, जिससे पेड़ पौधे गति नहीं कर पाते हैं। उत्सर्जन भी सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण है। जीव जो भोजन करता है उस भोजन के परिणाम स्वरूप जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को जीव अपने शरीर से बाहर करता है। तो अब अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के अंग द्वारा, जैसे गुदा होता है मनुष्य में, गुदा के द्वारा बाहर करने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। जीव जो पानी पीता है, पानी को मूत्र और पसीने के रूप में शरीर से बाहर करता है और जो भोजन करता है उन भोजन का जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उनको गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर करता है। और जो आवश्यक अंग होते हैं, भोजन में जो आवश्यक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये आवश्यक कार्बनिक पदार्थ शरीर के अंगों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के अंगों के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है जो सजीवों में पाया जाता है। नेक्स्ट है नौवां लक्षण है मृत्यु। मृत्यु का नाम सुनते ही कि आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये वास्तविक है कि जो भी सजीव है जिन्होंने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। इन सारी क्रियाओं के चलते जीव निरंतर वृद्धि और विकास करता है और धीरे धीरे जीव की कोशिकाएं कार्य करते हुए नष्ट होती है, कोशिकाओं का ह्रास होता है और एक समय ऐसा आता है कि जीव के शरीर की सभी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। और जिस दिन जीव के शरीर की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है उस दिन जीवों की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु दो प्रकार से होती है, एक प्राकृतिक मृत्यु होती है और एक एक्सीडेंटल मृत्यु होती है। और सभी जीवों का जो कि मृत्यु की जो अवस्था रहती है वो अलग अलग होती है और जन्म से मृत्यु तक की जो अवस्था होती है वो उसका जीवन काल या जीवन चक्र कहलाता है, जो अभी हम चर्चा करेंगे। तो मृत्यु जीवन का एक सकारात्मक पक्ष है और इस पक्ष का सामना सभी जीवों को करना ही है। मृत्यु से कोई भी जीव वंचित नहीं रह सकता। जिस जीव ने जन्म लिया है उस जीव को मरना है। किसी की मृत्यु समय से पहले कोशिकाओं के बिना नष्ट हुए भी हो सकती है या किसी की
कई समय बाद भी हो सकती है। तो इस प्रकार मृत्यु भी सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है और विशिष्ट लक्षण है। अब जीवन चक्र सजीवों का एक अंतिम काल है, अंतिम अवस्था है। जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक जीव इन सारी क्रियाओं को करते हुए अपना जीवन यापन करता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। तो जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय रहता है वह समय ही जीव का जीवन चक्र या जीवन काल कहलाता है। और सभी जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे कि यदि मैं बात करूं कि हाथी का जीवन काल होता है 200 वर्ष और बरगद का जीवन काल होता है 2000 वर्ष। बरगद 2000 वर्ष तक जीवित रहता है, इसका जीवन काल 2000 वर्ष तक होता है। अब वो अलग बात है कि यदि उसको बीच में ही काट दिया जाए या फिर पानी की कमी हो या फिर अन्य बीमारियों के कारण वो बीच में ही नष्ट हो जाता है तो उसका जीवन काल कम हो जाता है। हाथी का जीवन काल 200 वर्ष होता है। उसी प्रकार किसी जीव का जीवन काल एक दिन भी होता है। जैसे कि मेढ़ गाय एक बहुत ही छोटा जीव है। मेढ़ गाय इसका जीवन काल केवल एक दिन का होता है। ये जन्म लेता है, एक दिन जिंदा रहता है और दूसरे दिन मर जाता है। उसी प्रकार यदि मैं मनुष्य के जीवन काल की बात करूं तो मनुष्य का जीवन चक्र औसत 70 वर्ष है माना गया है। तो इसको बोलते हैं जीवन चक्र। अब जीवन चक्र में ये सारी क्रियाएं जीवों के अंदर संचालित होती रहती हैं और ये क्रियाएं जिनमें पाई जाती है वही जीव कहलाता है। मैंने परिभाषा यहां पर जो जीव की दी है आप इन सभी लक्षणों से समझ सकते हैं। एक बार और मैं परिभाषा को दोहरा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए और मेरे साथ दोहराइए। जीव कोशिका या कोशिकाओं का बना वह संगठन है। जीव कोशिका या कोशिकाओं का बना वह संगठन है जिसमें वृद्धि और विकास होता है। इस लाइन से, इन शब्दों से आप समझ सकते हैं कि जीव कोशिका या कोशिकाओं का बना वह संगठन है जिसमें वृद्धि और विकास होता है। अब वृद्धि और विकास कैसे होगा? जीवों में वृद्धि और विकास तभी संभव है जब जीवों में ये सारी क्रियाएं संचालित हो। अगर इनमें से एक भी क्रिया संचालित नहीं होती है तो जीव का वृद्धि और विकास अवरुद्ध हो जाता है। जीव वृद्धि नहीं कर पाता है, जिसमें उपापचय क्रिया द्वारा साम्य अवस्था बनी रहती है। अब उपापचय क्रिया क्या होती है? जीवों के अंदर दो प्रकार की उपापचय क्रिया होती है। खैर मेरे को इसमें लक्षण में बताना चाहिए था लेकिन वो छूट गया। उपापचय क्रिया जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। उपापचय क्रिया दो प्रकार की होती है, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म क्रिया जो होती है उसको बोलते हैं उपचय। उपचय में क्या होता है? उपचय में किसी कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण होता है। जैसे कि पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, मतलब उसमें निर्माण होता है उपचय में। और अपचय जो कैटाबोलिज्म क्रिया होती है, कैटाबोलिज्म क्रिया में कार्बनिक पदार्थ का विखंडन होता है, यानी कि कार्बनिक पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित होते हैं। तो उपचय क्रिया दो प्रकार की होती है और ये भी जीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। जीवों में ये क्रिया संचालित होती है। ये एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा जीवों के शरीर में रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण और विघटन होता है। तो परिभाषा से ये लक्षण स्पष्ट हो रहा है।
कोशिका या कोशिकाओं का बना वह संगठन है जिसमें वृद्धि और विकास होता है तथा जिसमें उपापचय क्रिया द्वारा साम्य अवस्था बनी रहती है, यानी कि कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण भी होता रहता है तो विघटन भी होता रहता है। इस प्रकार से साम्य अवस्था बनी रहती है और जिनमें अपने जैसे ही प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है, यानी कि अपने ही जैसी संतति उत्पन्न करने की जिसमें क्षमता होती है, जिसमें अनुकूलनशीलता होती है, जिसमें उत्तेजनशीलता होती है, जिसमें प्रजनन होता है, जिसमें पोषण होता है, जिसमें श्वसन होता है, जिसमें उत्सर्जन होता है और अंत में जिसकी मृत्यु होती है, उसी को सजीव या जीव कहते हैं और जीवों के ये महत्वपूर्ण लक्षण है। तो बच्चों, हमने आज के इस वीडियो में सीखा है जीव जगत अध्याय 1 का भाग 2 था ये, और इसमें हमने सीखा है सजीव क्या होते हैं और सजीवों के ये लक्षण और भी कुछ लक्षण हैं जिसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। सजीवों के लक्षण उम्मीद करता हूं कि यदि आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो बिल्कुल आप सजीव क्या होते हैं और सजीवों के लक्षण सीख चुके होंगे। मैं इन लक्षणों का कुछ संक्षिप्त विवरण पीडीएफ के माध्यम से अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं ताकि आपको याद करने में और आसानी रहे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और नोट्स वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी जाकर वीडियो को के नीचे सब्सक्राइब बटन बना हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे कि जैसे ही मैं नए वीडियो अपलोड करूं तुरंत उसकी सूचना आप तक पहुंचे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरा ये कार्य आपको पसंद आया, तो आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ ही इस निःशुल्क सुविधा का लाभ आपके दोस्तों को भी मिले, आपको भी मिले, आपके रिश्तेदारों को भी मिले। तो इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं होगा। और वीडियो को शेयर करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं होता है, इसलिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही और भी वीडियो आपको बहुत ही जल्दी आते रहेंगे। केमिस्ट्री भी मैं इस चैनल के माध्यम से पढ़ाता हूं। अभी केवल मैंने क्लास 12th के वीडियो चैनल पर डाल रखे हैं और बहुत ही जल्दी मैं क्लास 11th केमिस्ट्री के वीडियो भी इस पर अपलोड करना चालू करूंगा। बस सिर्फ आपका प्यार और आपका विश्वास बना रहा तो आपको पूरी केमिस्ट्री और पूरा बायोलॉजी के एक एक वीडियो रेगुलर मिलते रहेंगे। थैंक्स ऑल डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।